हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम सोशल साइंस क्लास 10 परीक्षा बोर्ड सीरीज के चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने वाले समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट वाज द रोल ऑफ मिडिल क्लास इन राइज ऑफ नेशनलिज्म। जो राष्ट्रवाद था, नेशनलिज्म था, उसके उदय में जो मिडिल क्लास है, जो मध्यम वर्ग है, उसकी क्या भूमिका थी, उसके बारे में हमें बताना है, एक्सप्लेन करना। आंसर है, इन द न्यू इंडस्ट्रियल सोसाइटी, न्यू औद्योगिक समाज में द मिडिल क्लास रोज हु वर सैलरीड ग्रुप ऑफ पीपल, मध्यम वर्ग का जन्म हुआ या उभरा। जो कैसे व्यक्ति थे? सैलरीड पीपल थे, मतलब वेतन, लाइक मंथली सैलरी आ रही है, तब चीज़ें उनकी रेगुलर रूप में हो रही है। जैसे आज भी मेजोरिटी ऑफ अस, मतलब पीपल, यानी कि हम में से अधिकतर जो लोग हैं वो कैसे सैलरीड बेस्ड पीपल हैं। हमारे पेरेंट्स जो, उन्हें हर मंथ सैलरी मिलती है, फिर सारी चीज़ें प्रॉपर रूप में चल पाती है। अगर इनकेस मान लीजिए कुछ भी हो जाता है और किसी एक मंथ की भी सैलरी नहीं आ पाती, तो जो पूरा बजट है पूरे साल का वो हिल जाता है। ठीक है, कुछ ऐसा ही था। जो मध्यम वर्ग था वो कैसा कैसा समाज था? सैलरीड पीपल था। दिस वॉज द एडुकेटेड क्लास। अब जो ये वर्ग था कैसा था? पढ़ा लिखा वर्ग था। आज भी वैसे ही है। हु एनालिटिकली एंड ऑन लॉजिक बेसिस स्प्रेड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, जिन्होंने सोच समझ कर अब जो नेशनलिज्म है, जो राष्ट्रवाद है, उसके विचार को क्या किया? फैलाया। क्योंकि ये जो वर्ग था वो पढ़ा लिखा वर्ग था, है ना, तो उन्होंने इस विचार को फैलाया कि राष्ट्रवाद होना चाहिए, इसके आइडिया को फैलाया। द मिडिल क्लास प्लेड अ वाइटल रोल इन राइज ऑफ नेशनलिज्म। जो मिडिल क्लास यानी मध्यम वर्ग था, इन्होंने बहुत ही अहम भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका राष्ट्रवाद के उदय में निभाई। दे प्रिपेयर्ड अदर क्लासेस टू अवेकन विथ नेशनल फीलिंग्स एंड एज अ रिजल्ट लेड टू राइज ऑफ नेशनल मूवमेंट। उन्होंने जो बाकी क्लासेस थी, बाकी वर्ग के जो लोग थे, उनमें राष्ट्रवाद की जो भावना थी उसे भरा, उन्हें एजुकेट किया, उन्हें बताया, है ना। इस आइडिया को उन्होंने फैलाया कि राष्ट्रवाद होना चाहिए। और इसी ने क्या किया? इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई किसके उदय में? राष्ट्रवाद के मूवमेंट, मतलब आंदोलन के। राष्ट्रवाद का आंदोलन चला कि राष्ट्रवाद होना चाहिए, सबको मिलकर आना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट वर द कॉजेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में जो राष्ट्रवाद था उसके उदय के पीछे के जो कारण है या फिर जो कारक है, उनके बारे में पूछा है। आंसर है, नेशनल स्टेट डिड नॉट इमर्ज इन यूरोप अंटिल द मिडिल ऑफ द 8th सेंचुरी। जो नेशनल स्टेट था, जो राष्ट्रीय स्टेट थे, ठीक है, वो इकट्ठे नहीं हुए थे, इमर्ज नहीं हुए थे यूरोप में अंटिल मिडल ऑफ द 8th सेंचुरी, मतलब 8वीं सदी के बीच तक, मध्य तक। डिफरेंट कंट्रीज वर डिवाइडेड इनटू कैंटन्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज। जो अलग अलग कंट्रीज थी वो अलग अलग कैंटन्स में बटी हुई थी। जो अलग अलग भाषा बोलने वाले जो स्थान थे उसके क्या थे? हिस्से थे। बाय द बिगनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के स्टार्ट तक, शुरुआत तक, नेशनल सेंटिमेंट बेगन टू स्प्रेड एंड नेशन स्टेट्स वर फॉर्म्ड। जो से राष्ट्रवादी जो विचार थे, सेंटिमेंट्स थे, वो उभरना शुरू हुए, वो फैलना शुरू हुए, और जो नेशन थे वो कैसे एक होने लगा। द फॉलोइंग रीजन्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स इन यूरोप। और इन विचारधारा के या इन विचारों के फैलने के प्रमुख निम्न कारण है जो आगे लिखे हुए। फर्स्ट है राइज ऑफ मिडिल क्लास। जो मध्यम परिवार था, जो मध्यम वर्ग था, उनके जो चावल थे उनके बारे में। ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, न्यू वर्किंग क्लास एंड मिडिल क्लास इन यूरोप। यहाँ पर राइस नहीं, यहाँ पर राइज होगा। ठीक है, एक सेकेंड, ये एस होगा। राइस मतलब उदय होता है, ठीक है, बढ़ना होता है। उन्होंने सी कर दिया है, चावल नहीं होगा यहाँ पर। राइज यानी कि बढ़ना, उदय होना। राइज ऑफ मिडिल क्लास, जो मध्यम वर्ग है उसका बढ़ना। ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जब औद्योगिक क्रांति हुई। न्यू वर्किंग क्लास एंड मिडिल क्लास इन यूरोप कंसिस्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, पीपल इन सर्विस सेक्टर और टीचर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, क्रिएटेड लिबरल आइडिया अमंग द पीपल।
ये टीचर्स रहेगा। ओके, ये स्पेलिंग्स आप करेक्ट कर लेना आपके पास अगर परीक्षा बोर्ड हो तो उसमें। तो जब औद्योगिक रिवॉल्यूशन हुआ, क्रांति हुई, तो नई नई जो वर्ग थे वो उभरे, जैसे कि जो अलग अलग चीज़ों में लाइक अच्छे थे, जैसे कि कोई टीचिंग कर रहा है तो कोई वो शिक्षक वर्ग बन के उभरा, लॉयर्स अलग, ये ऐसे वर्ग थे जो पढ़े लिखे वर्ग थे, ठीक है, जिन्हें चीज़ों की समझ थी, जैसे लॉयर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, टीचर्स हो गए, और इनके पास लिबरल आइडियाज थे, मतलब ये सबके बारे में सोच रहे थे, सिर्फ अपना नहीं सोच रहे थे, ये विचारधारा रखते। जब हम अच्छे से पढ़ते लिखते हैं तो हम बाकी सारी चीज़ों के सारे एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं कि ओके सबके राइट्स है, इक्वल राइट्स है, और सभी का रिसोर्सेज पर समान अधिकार होना चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो जो हमारी विचारधारा होती है वो लिबरल हो जाती है। तो जो जिन्हें अभिजात वर्ग भी कहा जाता है, जो पढ़े लिखे वर्ग थे, तो इनकी जो विचारधारा थी वो उदारवादी थी, लिबरल विचारधारा थी। तो ये सबके बारे में सोच रहे थे कि सिर्फ हमारा हमारा अच्छा ना हो, हमारे वर्ग का अच्छा ना हो, ये सबके बारे में अच्छा सोच रहे थे, इसीलिए ये राष्ट्रवाद की भावना को आगे बढ़ा रहे थे। ओके, उन लोगों के बीच में जो उतने अच्छे से इवॉल्व नहीं थे, अगर मैं एजुकेशन की बात कहूँ तो उन्हें, वो इतने एजुकेटेड पीपल नहीं थे, उन्हें इतना ज्ञान नहीं था, इसीलिए जो मिडिल क्लास लोग थे, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग थे, तो इन्होंने उन लोगों को एजुकेट किया कि हमारे राइट्स इक्वल है और आपको भी ये सुविधाएं मिलनी चाहिए, तो इसीलिए आपको आगे आना चाहिए, हम सबको मिलकर आगे आना चाहिए ताकि हम एक राष्ट्र का निर्माण कर सके। ओके, तो ये सारी चीजें। अब सेकेंड पॉइंट है बिगिनिंग ऑफ लिबरल आइडियोलॉजी, उदारवादी जो विचारधारा थी उसकी शुरुआत हुई। ड्यू टू राइज ऑफ मिडिल क्लास इन यूरोप, यूरोप में मध्यम वर्ग के बढ़ने के कारण, राइज के कारण, एन आइडियोलॉजी स्टार्टेड टू इमर्ज विच वॉज नेम्ड लिबरलिज्म, उदारवाद की जो विचारधारा थी उसका उदय हुआ। लिबरलिज्म एक टर्म है, ठीक है। लिबरल आइडियोलॉजी वॉज इन फेवर ऑफ फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वल बिफोर द लॉ। कह रहा है कि ऐसे जो लोग थे, ये एल ए रहेगा, ठीक है, LOW, लो मतलब नीचे होता है, और LAW लो मतलब कानून होगा। तो स्पेलिंग सही कर लीजिएगा यहाँ पे। जो हमारी लिबरलिज्म विचारधारा थी वो कैसी विचारधारा थी कि कानून के समक्ष सभी समान हैं, तो सबके इक्वल राइट होने चाहिए, साथ ही साथ हमें राष्ट्र के रूप में तो अधिकार मिलने ही चाहिए, लेकिन हमारे व्यक्तिगत अधिकार भी तो होते, तो हमें वो भी मिलने चाहिए, ठीक है। भारत में भी है, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हमारे अपने भी, जिन्हें हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, ठीक है, वो होते हैं कि अगर कोई हमारे किसी अधिकार का हनन कर रहा है तो हम उसे सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जा सकते हैं, ठीक है, हमें जस्टिस मिलता है कि अगर हमें कोई हमारी बात को अननेसेसरी दबा रहा है, जो कि क्योंकि हमें हमारी बात कहने का अधिकार है, ठीक है, तो कोई हमारी आवाज़ को ऐसे ही नहीं दबा सकता। तो ये सारी चीज़ें हैं। यही विचारधारा यूरोप में भी आई जब लिबरलिज्म आइडियोलॉजी का वहाँ पर उदय होने लगा। थर्ड पॉइंट है द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ ग्रीस, ग्रीस का जो स्वतंत्रता आंदोलन था, हैड एन इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन द कम्युनिकेशन ऑफ नेशनल फीलिंग्स थ्रू आउट यूरोप। उसने भी एक महत्वपूर्ण सहयोग किया है ना, कंट्रीब्यूशन किया, कि पूरे यूरोप में भी ये बात पहुंची कि अगर ग्रीस में लोग आज़ादी के लिए, ठीक है, अपनी लड़ाई लड़ सकते, तो वाई नॉट यूरोप। तो यूरोप के रहवासी जो है वो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए या फिर अपने अधिकारों के लिए अपनी बात क्यों ना कहें। तो ऐसा होता है ना कि आपका एक क्लासमेट है, उसने अपनी बात कह दी, तो आपको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं भी कर सकता या कर सकती हूँ। तो वैसे ही यूरोप के साथ हुआ, जब ग्रीस के लोगों ने अपने अधिकारों के लिए बात कही कि हाँ आंदोलन किया, तो यूरोप के लोगों में भी थोड़ा सा उत्साह आया कि, और हिम्मत आई कि हाँ हम भी कर सकते हैं। फिर स्टेटमेंट नंबर 4 है, पॉइंट 4 है, रोल ऑफ कल्चर, जो संस्कृति होती है उसकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। हर जो एरिया होता है, हर क्षेत्र होता है, उसकी अपनी अपनी एक संस्कृति होती है, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का पहनावा, वहाँ का खान पीन, वहाँ की एक अलग भाषा होती है, बोलचाल की, और लिखने की स्क्रिप्ट अलग होती है, ठीक है, और वो कैसे सोचते हैं, आइडियोलॉजी में फ़र्क आ जाता है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल इंडिया है जहाँ पर हम रह रहे हैं, कि भारत आप देखेंगे कि नॉर्थ से साउथ तक, ईस्ट से वेस्ट तक कितनी, मतलब कितनी अलग अलग भाषा है,
पहनावा है, खान पीन है, आइडियोलॉजीज हमारी अलग अलग है। ठीक है, मतलब पूरे भारत में अलग अलग कास्ट के, अलग अलग धर्म के भी लोग मिलेंगे, जिनका पहनावा अलग होगा, बोलचाल अलग होगी, भाषा अलग होगी, लेकिन हम फिर भी सभी मिलकर एक नेशन के रूप, एक कंट्री के रूप में रह रहे हैं। ठीक है, तो कल्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट और वाइटल रोल प्ले करता है, ध्यान रखिएगा। हर संस्कृति में फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप जापान जाएंगे, आप अमेरिका जाएंगे, आप साउथ कोरिया जाएंगे, या आप भारत रहेंगे, तो कहीं पर भी किसी भी देश में जाएंगे, वहाँ का अलग पहनावा होगा, वहाँ की अलग बोलचाल की भाषा होगी, अलग स्क्रिप्ट होगी। स्क्रिप्ट यानी कि जो हम लिखते हैं, लेकिन ये इंग्लिश में लिखा हुआ ये स्क्रिप्ट है। ठीक है, तो सबके अलग अलग होते हैं, परंपराएं अलग होती है, तो इन सब का प्रभाव पड़ता है हमारी आइडियोलॉजी पे, हमारी विचारधारा पे, कि हम कैसे सोचते हैं। ओके, सो इसे अब डिटेल में देखते हैं। अलोंग विथ वॉर्स एंड रिवॉल्यूशन, कल्चर ऑल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म। युद्ध और क्रांति या फिर आंदोलन के साथ साथ, रिवॉल्यूशन ये साथ में होगा, जो कल्चर है, संस्कृति है, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल, भूमिका प्ले करता है डेवलपमेंट में, किसके, राष्ट्रवाद के। कि यहाँ पर अगर मैं क्रिकेट का एग्जांपल ले लेती हूँ, कि अगर जैसे आईपीएल में अलग अलग टीम्स होती है, ठीक है, तो सब स्टेट वाइज या फिर जो भी मतलब उस आसपास के एरिया में रहते, बिलोंग करते, जैसे मुंबई के आसपास वाले या वहाँ रहने वाले लोग जो भी मुंबई की टीम है उसे सपोर्ट कर रहे हैं, वैसे अलग अलग टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जब इंडिया का किसी और कंट्री के साथ में मैच होता है, तब सब स्टेट हम फिर ये भूल जाते हैं कि आईपीएल में हमारी कौन कौन सी फेवरेट टीम थी। हम पूरा एज एन इंडिया, टीम इंडिया के रूप में देखते हैं ना, मतलब हम सब एक हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी है कि हमारी संस्कृति, जब संस्कृति पे बात आती, परंपराओं पे बात आती, तो हम सब भूलकर इकट्ठा हो जाते हैं। ये हिस्ट्री में बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स है हमारे पास में, कि सब राजा महाराजा हमारे यहाँ पर अलग अलग स्टेट होती थी उनकी, कि यहाँ से यहाँ तक वो राज करे, यहाँ से यहाँ तक वो राज करे। लेकिन जब बाहर से कोई आक्रांता आता था, तो मतलब सब इकट्ठा हो जाते थे, मिलकर साथ खड़े रहते थे ना। और यही थोड़े से हमारे हिस्ट्री में एग्जाम्पल्स पे मिलते हैं कि अ, हम हमें एकता नहीं थी, इसी कारण से हमें अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, और बहुत सारी, तो जब हिस्ट्री वाला पार्ट आएगा ना, तब उसमें हम वो डिटेल देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप ध्यान रखिए कि जो कल्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हर टाइम में इसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और हर टाइम में करेगा, आगे भी करेगा, और आज भी कर रहा है। नेक्स्ट है लैंग्वेज एंड मास रिबेलियन हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। जो मास रिबेलियन होते हैं और जो लैंग्वेज होती है, जो भाषा होती है, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है नेशनलिज्म के राइज में, यूरोप में। ठीक है, यहाँ रिबेलियन से मतलब विद्रोह से है, कि लाइक अगर कोई सरकार या कोई गवर्नमेंट हमारी बात नहीं मान रही, तो फिर हम रिबेल करते हैं। ठीक है, पहले तो आंदोलन करते हैं, लाइक अनशन पे, अगर आप लोगों को पता हो कि अनशन पे बैठना मतलब कि शांतिपूर्वक तरीके से नारे लगाना और सरकार से कहना कि हम आपके फैसलों से सहमत नहीं है। और एक होता है कि विद्रोह करना, कि मतलब कानूनों को तोड़ रहे हैं ना, तो ये चीज़ें फर्क होता है, छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन बहुत फर्क है इनमें। और तो जो रिबेलियन था, उन्होंने भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। साथ ही साथ भाषा भाषा बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हम भारत में हिंदी बोलने वाले हैं, ज़्यादातर लोग सपोज कर लेते हैं, और अगर हमसे कोई यहाँ पर आए और जैपनीज में बात करने लग जाए, तो हम में और उनमें मतलब एक रूपता नहीं बैठ पाएगी। वो कुछ और हमसे कहना चाह रहे हैं, और हम कुछ और समझ रहे हैं। ठीक है, संवाद नहीं हो पाएगा, बातचीत नहीं हो पाएगी। लेकिन कोई हिंदी बोल रहा है और हम हिंदी बोल रहे हैं, हमें आती है, तो हम बहुत अच्छे से बात कर पाएंगे। ऐसे ही वाइस वर्सा, अगर सामने वाला जैपनीज है या फिर कोई भी अदर नेशन का इंसान है, व्यक्ति है, और हमें वहाँ की भाषा आती है, तो वो भी अच्छे से बात कर पाएंगे। मतलब नेशनैलिटी से फर्क नहीं पड़ रहा है, लैंग्वेज से फर्क पड़ रहा है। अगर भाषा आपकी कॉमन है, तो आपको बहुत ईजी हो जाता है, और आप अच्छे से बातचीत कर पाते हैं। बातचीत होती है, डायलॉग होता है, तो चीज़ें समझने में बहुत आसानी हो जाती है। ओके, तो जो लैंग्वेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उम्मीद करती हूँ कि दोनों ही आंसर आपको समझ में आए होंगे। इनकेस आपके कोई डाउट रह जाते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके डाउट्स को रिजॉल्व करने की। और इन क्लासेस के नोट्स के लिए आप हमारे एडुविस्टा इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं।
डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। प्लीज़ वीडियोज़ को शेयर कीजिए अगर आपको समझ में आ रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।